तो जैसा कि हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी में डिस्कस कर रहे थे, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज मतलब जो दूसरे सोर्सेज मॉडर्न हम देख सकते हैं जहां से हमें एनर्जी मिल सकती है। तो उसी सीरीज में हमने सोलर एनर्जी पढ़ा, देन न्यूक्लियर एनर्जी देखा था। उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है एनर्जी फ्रॉम सी, मतलब अगर हमें समुद्र से एनर्जी चाहिए तो हम कैसे एनर्जी वहां से ऑब्टेन करेंगे या कैसे मिलेगी। अब हमें ये बात पता है कि जो सीज होते हैं वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, उनके अंदर पानी बहुत ही ज़्यादा है और वो लगातार अवेलेबल रहता है, वो कहीं जा नहीं सकता और कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो सी का अगर हम कोई सोर्स ऑफ एनर्जी बना ले जहाँ से हमें एनर्जी मिल सके, वही बहुत ही बेटर रहेगा हमारी एनर्जी यूजेस के लिए या जो डिमांड इंक्रीज हो रही है उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले एनर्जी सी से आ रही है, तो सी एक रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, मतलब लगातार हमारा वाटर उसमें आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। ठीक, तो जो पहला पार्ट है वो टाइडल एनर्जी, मतलब अब ओशियन में भी तीन टाइप की चीज़ें हैं। पहला टाइडल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी अगर हम बात करें तो टाइडल एनर्जी आती है टाइड से। टाइड, पहले तुम्हें ये बात समझनी है कि टाइड्स होती क्या है। ठीक, तो टाइड्स को ऐसे समझो कि मैंने पहले टाइड्स बनाया इसलिए इतनी जगह छोड़ी है। समझो कि अगर मेरे पास ये ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर फ्रॉम ओशियन। ठीक, अब ये अर्थ पर अवेलेबल है ना, और हमें पता है 75% अर्थ जो है वाटर से भरी हुई है, और यहाँ पर अब तुम्हारा मून है। ठीक, तो हमको क्या पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कि जो भी हमारे यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सही बात है। कैसे कि अगर तुमने ये चीज़ देखी अर्थ, और तुमने न्यूटन ने पढ़ा कि जब एप्पल गिरता है तो वो नीचे ही गिरता है, इसका मीन्स कि एप्पल को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन उसका जो फोर्स होगा वो कम होगा, है ना, क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा। तो अर्थ जो है ज़्यादा फोर्स लगा रही होगी। ठीक, अब अगर मून की बात करें तो मून भी तो एक बॉडी है जैसे एप्पल है, अब इसका साइज बड़ा है, यानी कि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। अब मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आ रहा है उसकी वजह से ही मेरी सरफेस वाटर जो है ऊपर राइज करते हैं एंड फॉल करते हैं। बात समझ में आई कि पहले अगर जैसे रात का टाइम है, ठीक, तो मून है एंड सन है। अब सॉरी, सन तो बहुत दूर है लेकिन मून हमें पता है कंपेरेटिवली पास है सन से, है ना। तो मून अगर हम देखें तो मून का साइज भले ही छोटा है लेकिन इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ होता है अर्थ पे। ठीक, तो ये अट्रैक्ट करता है सरफेस वाटर को। अब सरफेस वाटर कहाँ से आया? ये ओशियन से। ठीक, तो जब इसको ये अट्रैक्ट करता है तो इसकी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, तो इससे टाइड्स बनती है ना। टाइड्स मतलब कैसे, अगर ऐसा मेरा वाटर था, ठीक है, सरफेस वाटर, अब टाइड्स ऐसे बन गई, मतलब पानी उठ गया और उसको अट्रैक्ट कौन कर रहा है? मून। ठीक, तो अर्थ भी अट्रैक्ट कर रही है। कुछ टाइम बाद जैसे मून ने अट्रैक्ट करा तो ये ऊपर गया, और जब अर्थ दोबारा इसे अट्रैक्ट करेगी तो ये दोबारा से नीचे चला जाएगा। ठीक, तो तुम्हें बात समझ में आ रही है कैसे हो रहा है काम, कि पहले सरफेस वाटर था, अब यहाँ पर मून ने इसे अट्रैक्ट करा, तो तुम्हें जब कोई से अट्रैक्ट करेगा तो ये पानी ऐसे हो जाएगा, अब दोबारा अर्थ से अट्रैक्ट करेगा तो वापस चला जाएगा। तो तुम्हें समझना ये है कि टाइड्स आ क्यों रही है। टाइड्स आ रही है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड अर्थ, ये रीज़न है। अब टाइड्स आ गई, अब इसका यूज़ कैसे करेंगे? ठीक, तो टाइड्स आ गई तो राइज ऑफ सी वाटर हमने लिखा हाई टाइड। ठीक, हाई टाइड मतलब अब ये हाई टाइड है। ठीक, हाई टाइड, समझ में आई बात कि ये सरफेस वाटर था, ये ऊपर चला गया। अब जब ये वापस अर्थ अट्रैक्ट करेगी, नीचे आएगा, तो हम इसको बोलेंगे लो टाइड, है ना। तो डेफिनेशन क्या थी? एनर्जी पजेस्ड बाय राइजिंग एंड फॉलिंग वाटर टाइड्स। देखो राइज हो गया, मून ने अट्रैक्ट करा, बाद में जब अर्थ ने अट्रैक्ट करा तो लो टाइड हो गया।
इनके हाई और लो टाइड में अट्रैक्शन की वजह से हमारी एनर्जी जो है उनके अंदर कुछ प्रोड्यूस होती है। जैसे याद करो, जब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट पढ़ते थे तो हम हाई वाटर से हाई हाइट पे वाटर रखा है, उसको जब नीचे डालते थे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी और उसका यूज़ टरबाइन में करते थे, है ना। वही सेम चीज़ यहाँ पर टाइडल एनर्जी में हम यूज़ करते हैं। ठीक, अब टाइडल एनर्जी को अगर हमें अलग करना है तो उसके लिए हमारे टाइडल डैम बने होते हैं। टाइडल डैम कहाँ बनेंगे? अब जो टाइड्स हैं ये कहाँ पे उठ रही हैं? समुद्र में उठ रही हैं और साथ के साथ कुछ किनारों पे उठ रही होंगी। अब अगर हम इन मिडल ऑफ द सी, मान लो बीच में है, बीच में सेटअप कैसे बनाएंगे? तो इसीलिए हम या तो उनके अक्रॉस बनाते हैं या जो सी की ओपनिंग है वहाँ पे बनाते हैं, ताकि हमारा जो सेटअप है, मान लो ये सी आ गया और यहाँ पे सॉइल है या सैंड, तो यहाँ पे हम सेटअप करेंगे तो ये नैरो ओपनिंग होगी, मतलब छोटा सा ओपनिंग का इलाका होगा। तो यहाँ पे जब हम सेटअप करेंगे तो जो भी टाइड्स आ रही होंगी उनको हम वाटर हाई एनर्जी कैप्चर करके उसका यूज़ करेंगे अपनी एनर्जी कंफर्म करने में या उसको दूसरी जगह यूज़ करने में। तो ये सारा कंसेप्ट था टाइडल एनर्जी का। अब दो और टाइप की भी एनर्जी होती है जो हम सी से लेते हैं, वेव एनर्जी एंड देन वो ओशियन थर्मल एनर्जी। तो ये दोनों देखते हैं। देख रहे थे कि जो एनर्जी हमें सी से मिलेगी उसको हमने 3 पार्ट्स में समझा था कि टाइडल एनर्जी जो टाइड से प्रोड्यूस हो रही हो, वेव एनर्जी जो वेव से आए, एंड देन थर्ड पार्ट ओशियन थर्मल एनर्जी। अब कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि वेव एनर्जी में वेव और टाइड को वो एक मान लेते हैं। तुम लोगों को टाइड समझ में आ गया। टाइड आता है ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन के किसके बीच में? मून और अर्थ के बीच में। जब मून जो सरफेस वाटर है ओशियन का उसे अपनी तरफ पुल करता है, वो उसका रीज़न है। लेकिन वेव एनर्जी में जस्ट उसकी अलग चीज़ है, मून का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं एक्ट कर रहा। वेव एनर्जी में क्या होता है कि जब स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती है या फ्लो करती है ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन, बात समझो कि अगर ये ओशियन हमारे पास है और यहाँ पर बहुत ही तेज विंड फ्लो कर रही है, ठीक है। अब इतनी तेज स्पीड से अगर विंड फ्लो कर रही है तो इससे क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग वेव प्रोड्यूस होगी। अब तुम बात समझोगे कि जब ये विंड फ्लो कर रही है तो इससे स्ट्रॉन्ग वेव कैसे जनरेट होगी। तो इस बात को समझो कि जब विंड फ्लो करेगी तो यहाँ पर उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि विंड में भी तो पार्टिकल्स है एयर के अंदर, ठीक। अब जैसे जैसे ये आगे मूव हो रही है यहाँ पर पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स और साथ में कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, अब यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर और यहाँ क्या है? हाई प्रेशर, ठीक। तो जो यहाँ के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आएंगे इस जगह पे। तो जैसे जैसे ये आगे मूव होती जाएगी मेरी एयर, मान लो ये सरफेस ऑफ ओशियन है, ये मेरी विंड ब्लो करने की पावर है, तो जैसे से करती जाएगी आगे पास करेगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये ओशियंस की सरफेस पे होगी तो यहाँ पे इस इलाके में नहीं है, ठीक। तो विंड ब्लो ऐसे कर रही है तो वैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे उठते चले जाएंगे जब विंड पूरी फ्लो करेगी, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग विंड फ्लो करेगी तो सारे मॉलिक्यूल्स वहाँ से हट चुके होंगे, तब ये हमारे जो पार्टिकल्स हैं वाटर के वो ऊपर आना स्टार्ट होंगे। तो इससे क्या जनरेट होगी? वेव, ठीक। तो वेव का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा आ रहा था, सॉरी टाइड का, और वेव का स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक। तो ये बात समझो। और टाइड्स होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मून और अर्थ की वजह से, जबकि वेव्स होती है जब स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती है ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन, ठीक। तो अलग अलग डिवाइसेस है जिसका हम इस्तेमाल करके इस वेव एनर्जी को, अब देखो वेव एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी है, ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं वैसे ही यहाँ पर लो प्रेशर रीजन बनेगा, ये हाई प्रेशर रीजन है, तो अपने आप ये उठना स्टार्ट होगा। वेव एनर्जी हमें दिखेगी एज ए इन फॉर्म ऑफ मूविंग वाटर, कि पानी हमारा मूव करा होगा, काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर होगी। अब उस काइनेटिक एनर्जी का हम यूज़ करेंगे अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करके, जो कि टरबाइन रन करेंगी और जो एक जनरेटर से कनेक्ट होके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, ठीक। तो सिंपल कंसेप्ट था कि वाटर के अंदर काइनेटिक एनर्जी हमने इंट्रोड्यूस करी थ्रू अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लोइंग विंड, ठीक।
उसके बाद थर्ड पार्ट है ओशियन थर्मल एनर्जी। ठीक, तो आज के बाद मैंने बोला था कि लास्ट टाइम बोला था कि जब भी थर्मल वर्ड पढ़ो तो वो हीट से रिलेटेड होगा। तो इसमें क्या होता है कि एकदम बेसिक समझते हैं। अगर मैं बात करूं वाटर, ठीक है, ओशियन में जो वाटर सरफेस पर है, जब मैंने बोला वर्ड सरफेस, इसका मतलब समझ में आया कि ओशियन, देखो ये मान लेता हूँ मैं सरफेस है, सरफेस मतलब जहां पर अभी हम है, और ये क्या है, बेड, सोने वाला नहीं, ओशियन का बेड जहां पर ऑक्टोपस वगैरह रहते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, ठीक, एकदम जमीन, क्योंकि अर्थ पर एक तो हमें सॉइल दिखती है, देन एक वाटर के नीचे भी एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक। तो ये बेड है, ये सरफेस है। अब अगर सन की लाइट रेज आती हैं तो तुम ऑब्जर्व करोगे जो सरफेस है, मतलब ऊपर का पानी है, वो ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होगा, है ना, इसका टेम्परेचर होगा हाई, ठीक। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे जो इसका टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, टी लो, कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर मान लो 50-80 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो 10 या 0 या 5-7 ऐसे डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इसका मीन्स कि यहाँ पर ऊपर सरफेस पे डायरेक्ट सनलाइट की हीटिंग आ रही है, डायरेक्ट वो लोग हीट हो रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे है, यानी कि उनका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा, जबकि जो जितना नीचे होगा उन्हें सनलाइट नहीं मिल रही होगी तो उनका टेम्परेचर होगा लो। ये कंसेप्ट था। अब इनके बीच में डिफरेंस इन टेम्परेचर है, इसी डिफरेंस इन टेम्परेचर का हम यूज़ करते हैं किसमें, जो अलग अलग डिवाइस होती हैं, ठीक। अब समझो, वाटर एट सरफेस ऑफ सी एट हायर टेम्परेचर, बात समझ में आ गई। अगर सरफेस ऑफ ओशियन या फिर सी पर मेरा वाटर प्रेजेंट है तो उस पर डायरेक्ट सनलाइट आएगी, उसका टेम्परेचर हाइयर होगा या ज़्यादा होगा। वाइल वाटर इन डीपर सेक्शन, मतलब जितना हम नीचे जाएंगे उतनी ही गहराई में हमारा जो पानी होगा, वाटर का टेम्परेचर होगा वो रिलेटिवली कोल्ड होगा, ठीक। दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर एक्सप्लॉइटेड टू ऑब्टेन ओशियन थर्मल एनर्जी। तो ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, टेम्परेचर का डिफरेंस समझ में आ गया, ऊपर वाला ज़्यादा गर्म होगा, नीचे वाला ठंडा होगा, इसका हम यूज़ करते हैं जो एनर्जी है ओशियन थर्मल एनर्जी की फॉर्म में। अभी मैं इसका एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, यहीं पे नहीं खत्म होगा ये टॉपिक। मैं एक एग्जांपल लूंगा कि कैसे हम हीट वाटर को या हॉट वाटर जो सरफेस का है उसका यूज़ करते हैं, और फिर जो कोल्ड वाटर है उसका कैसे यूज़ करते हैं, ठीक। तो अभी इतना समझो कि जो डिवाइसेस ओशियन थर्मल एनर्जी के लिए यूज़ होती हैं, सिंपल ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक, OTEC फुल फॉर्म पूछ सकता है, ज़्यादा कुछ खास याद नहीं करने का नहीं है, बस ये कन्वर्जन वर्ड नया आ गया है। अब ये कन्वर्जन क्या कर रहा है कि जो थर्मल एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसी और फॉर्म में। तो एक एग्जांपल लेते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी का कि कैसे हम हाई टेम्परेचर को यूज़ कर रहे हैं और लो टेम्परेचर के वाटर को यूज़ कर रहे हैं। आगे देखिए, अभी अगर मैं वेव एनर्जी और टाइडल एनर्जी डिस्कस कर रहा था तो मैंने एक डायग्राम बनाया था, है ना। तो तुम्हें याद हो कि मैंने बोला कि विंड एनर्जी ब्लो करेगी तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव करेंगे, और जैसे जैसे वो आगे जाएंगे लो प्रेशर का रीजन ऊपर बनेगा, यहाँ हाई प्रेशर होगा तो वो जो वाटर है उठ जाएगा। अब बच्चों को ये बात समझने में प्रॉब्लम होती है, कैसे, क्योंकि ये चीज़ अगर तुमने थ्योरेटिकल पढ़ ली, अब या तो तुम समुद्र के किनारे जाओ और वहाँ पे विंड ब्लो करो, तब देखो ओहो वेव्स उठ रही हैं, ऐसे वेव्स उठ रही हैं, ठीक। या फिर इसी कंसेप्ट का, इसी थ्योरेटिकल बेस्ड का हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले उस एक्सपेरिमेंट का थ्योरेटिकल पार्ट समझते हैं कि अगर मैं एक स्ट्रिप लूँ, ठीक है, पेपर की स्ट्रिप, तुम भी करके देखना, तो तुम्हें जो वेव की फॉर्मेशन है, विंड एनर्जी जा रही है, मतलब पेपर जो ये विंड की एनर्जी, वेव की फॉर्मेशन ऐसे हो रही है कि पार्टिकल्स उड़ जाएंगे, वो तुम्हें समझ में आएगा कैसे, कि ये पेपर है, अगर मैं इसको इस तरीके से लूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं मुंह से विंड ब्लो करूँ तो होगा क्या। अब देखो, जहाँ से विंड ब्लो होती है वहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है, कैसे कि पार्टिकल्स वहाँ पे कम हो जाएंगे, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स थे अब वो आगे चले गए, तो यहाँ पर हो गया लो प्रेशर, ठीक, और यहाँ पर हो गया हाई प्रेशर, ठीक। तो जब मैंने विंड ब्लो करी
तो ये चीज़ अब ऊपर आएगी, क्योंकि प्रिंसिपल याद रखो, अगर हाई टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर पे जाएगा, हाई प्रेशर है तो लो प्रेशर पे जाएगा। अगर कोई अमीर है तो फिर वो गरीबों को पैसा देगा, कैसे देगा, या तो उनसे कुछ काम करवाएगा, है ना। तो ऐसी बात समझो, अगर हाई प्रेशर है तो लो प्रेशर पे जाएगा, हाई टेम्परेचर है तो वो लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा। ठीक, तो इसका तुमने थ्योरेटिकल पार्ट समझा। तो अगर हम एक बार ऑब्जर्व करें, ठीक, जैसे ये मेरे पास एक स्ट्रिप है, एक बार तुम्हारी साइड की तरफ करते हैं। कैसे कि मैंने ये ऐसे लिया है, अब मैं इसके ऊपर विंड ब्लो करूँगा, तो विंड ऊपर ब्लो करने के टाइम इस रीजन में क्या है, लो प्रेशर हो जाएगा, और ये जो रीजन है यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, तो ये हाई प्रेशर करेगा इसको ऊपर आने के लिए। अब अगर मैं विंड ब्लो करता हूँ, देखो, तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जब मैंने विंड ब्लो करी तो इसके ऊपर वाले रीजन में लो प्रेशर हो गया। क्यों? क्योंकि विंड तेजी से आई, तुम्हारी तरफ आ रही है, तो इस एरिया में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कम होंगे एयर के या विंड के। तो जब ये कम है तो लो प्रेशर होगा, और यहाँ पर हाई प्रेशर है तो ये अपने आप हाई प्रेशर टू लो होगा। ठीक, एक बार इधर से देखो, ठीक, तो वही सेम चीज़ हो रही है यहाँ पर वाटर के केस में। यहाँ पर तुम्हें क्या उठता हुआ दिख रहा है, स्ट्रिप दिख रही है उठती हुई, कि पहले ये पोजीशन थी अब ऐसी हो रही है। सेम चीज़ विंड में वाटर में होती है। कैसे कि जब वाटर की एनर्जी ऊपर उठती है या वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर उठते हैं, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर का रीज़न हो गया, जैसे यहाँ पर लो प्रेशर का रीज़न हो गया, यहाँ हाई प्रेशर था तो ये ऊपर आ जाता है। तो ये समझने का था। अब अगर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट तुमने करा हो या देखा हो तो हमारे कंसेप्ट दिमाग में आसानी से बैठ जाता है कि वेव एनर्जी और टाइडल एनर्जी में बहुत ही डिफरेंस है। क्योंकि टाइडल एनर्जी का फोर्स जो चल रहा है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से चल रहा है मून और अर्थ के बीच में, जबकि वेव एनर्जी में कौन काम कर रहा है, जो विंड एनर्जी काम कर रही है, लो प्रेशर क्रिएट करती है तो ये हाई प्रेशर से राइज होता है। तो ये सारा कंसेप्ट था मेरा वेव एनर्जी का। अब जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि ओशियन थर्मल एनर्जी में हम अगर एग्जांपल से समझें कि अगर मेरे पास सरफेस एनर्जी है, ठीक, तो सरफेस एनर्जी के उसमें टेम्परेचर डिफरेंस क्या होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कैसे कि जो सरफेस टेम्परेचर है और जो बेड पे था, मतलब बेड टेम्परेचर जितना नीचे जाएंगे उनके बीच में अगर 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है तो हम उस डिफरेंस को यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे उस बात को समझो कि जो सरफेस वाटर होगा उसका यूज़ हम करेंगे बॉइलिंग के लिए। किसको बॉईल करेंगे, लिक्विड अमोनिया, जैसे हमने यहाँ पे लिया है अमोनिया लिक्विड लिया है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम होता है, आसानी से वो वेपर फॉर्म में चला जाता है। तो अगर वो 70-80 डिग्री सेल्सियस का सरफेस पे ओशन वाटर होगा तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, द वेपर्स आर देन यूज टू रन द टर्बाइन ऑफ जनरेटर। अब अगर हमने वेपर जनरेट कर लिए तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए इस चैप्टर में, क्योंकि अभी तक तुमने जितना देखा है हम वाटर को वेपर फॉर्म में करते हैं। पहले याद करो फॉसिल फ्यूल से करा था, है ना, देन उसके बाद दूसरा एनर्जी सोर्स यूज़ करा। अब यहाँ पर भी हम वाटर जो सरफेस पर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं अमोनिया को वेपर में, देन उसको हम यूज़ करें टरबाइन को चलाने में। अब इसका यूज़ क्या है, अब तुमने ये समझ लिया सरफेस टेम्परेचर का यूज़। लेकिन अगर टेम्परेचर जो नीचे है, जिसका टेम्परेचर कूलिंग है, टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम है, उसका यूज़ क्या है कि जो ये वेपर्स बन गया उनको दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये प्रोसेस क्या है, लगातार एक सिस्टम में चलती रहती है और इसका यूज़ हम कर लेते हैं। अब देखो हमने जब सी एनर्जी का पढ़ा तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आई कि रिन्यूएबल सोर्स है ना, और 3 टाइप की एनर्जी है। लेकिन तब भी ये कमर्शियली हम बात करें तो हम उतना यूज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि और प्रॉब्लम्स जैसे जो वाटर में सॉल्ट्स डिसॉल्व है उनका कोरोसिव नेचर है ना, तो जो हमारे मेटल्स होंगे वो कोरोड कर सकते हैं, या फिर जो हमें सेटअप करना है उसके लिए एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट लगते हैं कि जो वाटर में सेटअप करना है तो वो फ्लो ना कर जाए इधर उधर। क्योंकि अगर हम सॉइल पे सरफेस पे काम कर रहे हैं तो हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन उतना ही मुश्किल हो जाता है जब हम वाटर पे काम करते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक, तो अभी इसका काम चल रहा है, तो जैसे जैसे चीज़ें आएंगी वैसे हम समझेंगे। अब जियोथर्मल एनर्जी में वर्ड देखो, जियो वर्ड जो होता है वो अर्थ से रिलेटेड होता है, तभी तो तुम्हारी सब्जेक्ट होता है जियोग्राफी। ठीक, इसमें तुम पढ़ते हो अर्थ के स्ट्रक्चर, माउंटेन्स, रिवर, उनकी पोजीशन,
कौन से देश कहाँ पर है, ये सब कॉन्टिनेंट्स, ये सब तुम पढ़ते हो। तो जियोग्राफी, जियो मतलब अर्थ और ग्राफी मतलब उसको तुम मेजर कर रहे हो, ठीक। तो जियोथर्मल, अर्थ थर्मल एनर्जी। अब इसमें क्या होगा कि जो अर्थ है हमारी, उसके अंदर ये सरफेस होगी, जो उसके अंदर हमारे पास थर्मल एनर्जी है उसका हम यूज़ कैसे करेंगे। तो पहले ये बात समझो कि इसके अंदर थर्मल एनर्जी है कि जियोथर्मल एनर्जी जो हम कह रहे हैं। अब जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं अर्थ के अंदर, तो हाई प्रेशर रीजन होता जाता है। इस हाई प्रेशर रीजन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो कई बार कुछ रीजन्स में, जैसे हमने पढ़ा है वोल्केनो के बारे में, है ना, वहाँ पर मोल्टन रॉक्स होते हैं, या फिर नॉर्मल सरफेस भी है तो वहाँ पे मोल्टन रॉक्स होते हैं जिन्हें हम मैग्मा कहते हैं। अब ये अर्थ के डीपर रीजन्स में होते हैं। अब जब ये डीपर रीजन्स में है, इनका टेम्परेचर हाई है और ये लिक्विड या मोल्टन स्टेट में होते हैं। मोल्टन रॉक्स बोलो ना, मतलब अगर कोई मेटल है, जैसे हम उसे मेल्ट कर दें तो ऐसी मेल्ट फ्लो करता है जैसे वाटर वगैरह। सेम अगर रॉक्स को मेल्ट करा है हमने तो वो भी एक मोल्टन रॉक्स की स्टेट में है। अब उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक, और वो ट्रैप्ड है किसी भी तरीके से, आसपास सॉइल वगैरह है तो वो ट्रैप्ड है, कहीं मूव नहीं कर रहा। अब जब मेरा अंडरग्राउंड वाटर उसके कांटेक्ट में आता है, ठीक, अंडरग्राउंड वाटर जब उसके कांटेक्ट में आएगा मोल्टन रॉक्स या मैग्मा के, वो फॉर्म करेगा वेपर्स। अब देखो वेपर्स तुम्हारे दोबारा बन गए। अब हम उस वेपर्स को यूज़ कर सकते हैं टरबाइंस को रन करने में और इलेक्ट्रिक जनरेटर से उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात सोचने वाली है कि मोल्टन रॉक्स कहाँ मिलेंगे। तो जहाँ मोल्टन रॉक्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं हॉटस्पॉट। अब ये बहुत ही अर्थ पर कुछ स्पेसिफिक जगहों पे मिलेंगे, या तो वो वोल्केनो के पास हो सकते हैं या फॉरेस्ट में मिल सकते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल कि जो न्यूजीलैंड और यूएसए में फॉरेस्ट वगैरह है, वहाँ पर ये हॉटस्पॉट बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहाँ की अर्थ के सरफेस के नीचे जो मोल्टन रॉक्स है मैग्मा की फॉर्म में ट्रैप्ड रहता है बहुत जगहों पर, तो वहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये सारे कुछ और कंसेप्ट है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का। अब हमारा एक कंसेप्ट रह जाता है हाइड्रोजन एटम बॉम्ब का, जो बताना है। अब वैसे तो एग्जांपल वो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का ही है, तो हम उसको साथ में समझ लेंगे। और लास्ट टॉपिक है कि एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं इन सब एनर्जी के सोर्सेज को यूज़ करके। तो वो जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक ये जो सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, वेव्स, टाइडल एनर्जी, ये सब कंसेप्ट वो समझ गया हो मैं, क्लियर हो चुका होगा, है ना। कंफ्यूज मत रहना, खुद प्रैक्टिकल्स करो, खुद थ्योरेटिकल समझो, तो तुम्हारे खुद कंसेप्ट डेवलप होंगे। एग्ज़ाम तुम्हें देना है और कोई देने नहीं जाएगा, तो अपने कंसेप्ट खुद क्लियर रखो कि तुम्हें कितना आता है। क्वेश्चंस देखो, अटेम्प्ट करो और ऐसे ही पढ़ते रहो, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।